हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 11th की, है ना। क्लास 11th की भूगोल की बुक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। SCERT बिहार बोर्ड क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। और ये BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास होगा हमारा चैप्टर 7 होगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास किसकी है? क्लास 11 की भूगोल की बुक है। किसकी? भूगोल की। चलिए शुरू करते हैं। भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। भू आकृति तथा उनका विकास। तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की क्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। आप ये जानते ही हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देते हैं, और निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है, और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूँकि ये अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले ये जाने की भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं, तो भूदृश्य क्या है? बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर के भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। और प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों के द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं, और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में, या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल स्वरूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्थाओं, प्रौढ़ावस्थाओं तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृति के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? भूतल के विकास या भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप में उपयोग किया जा सके। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे ये भूतल निर्मित है
का अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू-आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचले स्थल रूपों को भी भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवनों व तरंगे प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी कारक हैं, जिनके साथ अपक्षय व बृहत क्षरण भी सहायक होकर के भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक विकास होता है। प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं और उन्हें उनके परिणाम के द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या हैं? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें उनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा, जिन्होंने इन्हें निर्मित किया या कर रहे हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता और ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताएं जो देखी जा सकती हैं तथा कुछ जिन्हें देखा नहीं जा सकता। चूँकि भू आकृतिक कारक अपरदन व निक्षेपण में सक्षम हैं, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक के द्वारा कई प्रकार के स्थल स्वरूप विकसित होते हैं, जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता और पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं, जैसे कि समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, जलवायु जो स्थल रूपों का विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग और पवने आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। ये भी प्रस्तुत है कि इन कारकों के द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है। इसके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया जाता है। प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू-आकृतियाँ बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है। स्थलगत प्रवाह जो है ये परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है।
प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल के द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहा करके लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तरंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर के एक दूसरे में समाहित होकर के घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद हो जाती है और इसी प्रकार अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक कि ये पूर्णतया समतल नहीं हो जाते और अनंता और एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिससे यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे मोनाडनोक कहते हैं, जिसे मोनाड नोक भी कहते हैं या मोनाडनोक या मोनाड नोक भी कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। अब हम जानेंगे युवावस्था। युवा अवस्था, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है और ये नदियाँ उथली भी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत अथवा चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अनंत ऊंचे धरातलों में गंभीर भूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर के मिलती हैं। नदी घाटियाँ भी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के मैदान ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती हैं। युवा अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंधों गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या ऊंचे होते हैं। अधिकतर भूदृश्य समतल तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अपर्दित स्थल रूप, जैसे कि घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत होती जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होगेनकल जो धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गार्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी है, वही यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का गंभीरीभूत विसर्प लूप, जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल बनाती है। अवनलिकाओं में विकसित हो जाते हैं। अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी हो करके घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबी
चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियाँ बी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जाती हैं। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और ये भी गार्ज की ही भांति गहरी होती हैं, जो चित्र 7.2 में दिखाया गया है और इसको 1 में दिखाया गया है। यहाँ पे 7.1 और 7.2 में देख सकते हैं। गार्ज की जो चौड़ाई है और इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है और इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है। जल गर्तिका तथा अवनामित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंस करके वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंस करके वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें हम जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गोलासम इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाही जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने व उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जल प्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप हैं, जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। आधा कर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प। आधाकर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतया नदी तल पर अपर्दन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता है। पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपर्दन करती हैं। क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर के बहती हैं। ये नदी विसर्प बनाती हैं और नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदियों का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को आधाकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्रायः नदी अपर्दन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियां विकसित हुई हैं। बाढ़ व डेल्टा मैदानों पर बने विसर्प व आधाकर्तित विसर्प में क्या अंतर है? नदी वेदिकाएं क्या होती हैं? नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं
नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिका कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं उन क्षेत्रों के धीमे भू उत्थान की घोतक हैं या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति को दिखाते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन। तीसरा है विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान, अगर नदियां तट के निकट होती हैं तो समुद्र तल में बदलाव आदि। निक्षेपित स्थल रूप या जलोढ़ पंख, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां ये भार वहन करने में असमर्थ होती हैं तो ये शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपनी वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती हैं बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरकाएं कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायुवीय प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं। डेल्टा जो होते हैं ये जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती हैं। अगर ये भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो ये तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरकाओं की लंबी बढ़ती जाती है, मतलब कि नदी वितरकाओं की जो लंबाई है ये बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। कृष्णा नदी डेल्टा के भाग का उपग्रह के द्वारा लिया गया एक चित्र है। तो कृष्णा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी डेल्टा ये आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हैं। बाढ़ मैदान और प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका, जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के प्रमुख स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। और बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं। अपेक्षाकृत महीन कणों
चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं और ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आज कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर घटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती हैं तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के उत्तल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल के द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं के कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएं उसके उत्तल तट पर बनती हैं अतः नदी के अवतल तट पर अधिक अपरदन होता है। प्राकृतिक तटबंध विसर्प अवरोधिकाओं में से कैसे भिन्न हैं? नदी विसर्प। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर के एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। दूसरा है तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों का बढ़ना। प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से निक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह निक्षेपित होता है। आप मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें से कई क्षारण झीलें दिखाई दे रही हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो है सैटेलाइट के माध्यम से अर्थात ये उपग्रह के माध्यम से लिया गया क्या है, ये चित्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्नत बिंदु, क्या है ये? अंतर्नत बिंदु है स्कंद ढाल, अंतर्नत बिंदु, फिर है स्कंद ढाल, फिर विसर्पी रोधिकाएं, फिर विसर्पी रोधिका और ये क्षारण झील हो जाता है। यहाँ पे अधोरदित तट या उत्तल तट भी कहा जाता है। स्कंद ढाल या उत्तल तट कहते हैं। ऐसे नदी जब बहती है तो यहाँ पर ये कट के अलग हो जाती है और यहाँ पर पानी भर जाता है, इसे हम क्षारण झील कहते हैं। स्कंद ढाल तट और ये दायां किनारा, फिर ये बायां किनारा, अर्थात वृषभ वृद्धि एवं क्षारण लूप तथा स्कंद ढाल एवं अधोरदित तट। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं
भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और ये स्कंद ढाल कहलाते हैं। विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोरख झील बन जाती है। गुम्फित नदी क्या है? गुम्फित नदी यदि नदी के द्वारा प्रवाहित नद भार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है और ये प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपर्दन करता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाती है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपर्दन व निक्षेपण आवश्यक है या जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमाव हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरकाओं में बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये वितरकाएँ आपस में मिल जाती हैं और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। बाईं ओर गंडक नदी तथा दाईं ओर सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही है। तीर के चिन्ह नदी प्रवाह की दिशा प्रकट करते हैं। तीर की दिशा जो है ये नदी के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हों तो धरातलीय जल का अंतःस्रावण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियां, छिद्रों व संस्तर तल से होकर के क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का ये क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन के द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन हैं। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ संस्तरित पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल के द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को क्रास्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्टर क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित हैं। आप देख सकते हैं ये विलय रंध्र है। क्या है? विलय रंध्र। विलय रंध्र कुछ साइड से विलय रंध्र की नुमा दिखाया गया। ये घोल रंध्र यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर निपाती रंध्र है जो कि धीरे धीरे क्या हो गया, एक अलग हो गया। अब ये गुफा बन गया नीचे। क्या है? गुफा। पहले थोड़ा हल्का सा था तो यहाँ पे विलय रंध्र हुआ, कुछ ज़्यादा गहरा हुआ तो घोल रंध्र हो गया। जब ये अलग अलग हो जाते हैं और गुफा बन गया तो यहाँ पे इसे निपाती रंध्र कहा गया है।
आगे हम पढ़ेंगे कि जो अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप क्रास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपरदित स्थल रूप कुंड, घोलरंध्र और लैपीज और चूना पत्थर चबूतरे। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया के द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र क्रस्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले या घुलन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निपाती रंध्र होता है जिसके नीचे गुफा बन जाता है और यहाँ पे स्टेलेक्टाइट है गुफा और ये स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। और इसको जब भाग कुछ लटका हुआ भाग से लटके होते हैं तो इसको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट बोला जाता है। और ये क्या है? गुफा है। और ये भी नीचे से भी जो उसे हम स्टेलेक्माइट कहते हैं। ऊपर वाले को स्टेलेक्टाइट, नीचे से जो होता है इसे हम स्टेलेक्माइट कहा जाता है। ये घोल रंध्र है कुछ जो बना है चट्टानों में, ये घोल रंध्र बना है। फिर ये घाटी सिंक या इवॉल है। क्या है? घाटी सिंक या इवॉल। ये विभिन्न स्थलाकृतियाँ क्रस्ट स्थलाकृति के विभिन्न रूपों का परिच्छेदन चित्रण दिखाया गया है। ध्वस्त घोल रंध्रों को ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमिक नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल जाता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन के द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या इवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाता है। पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित, पतले व नुकीले कटक अधिक रह जाते हैं जिन्हें लैपीस कहते हैं। इन कटकों या लैपीस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कभी कभी लैपीस के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंदराएं या गुफा ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हों जैसे शैल, बालू, पत्थर या क्वार्जाइट और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों वहाँ पर मुख्यतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिस करके शैल संस्तर के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तर के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें हम सुरंग कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में
शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट और स्तंभ क्या हैं? स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर ये पतले होते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं और स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने और चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ये स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्त्री नुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, जब ऊपर से कोई चीज़ ऐसे लटकते हुए भाग होते हैं तो इसे स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। जब नीचे से लटकता है तो इसे बोला जाता है स्टेलेग्माइट। ये स्टेलेग्माइट होगा और ऊपर से जब लटकती हुई चीज़ नुकीली होगी तो इसे स्टेलेक्टाइट बोला जाएगा। और जब ये आपस में मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाएंगे, तो इसे स्तंभ बोला जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहत समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है और हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर के कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हिमनदों से प्रबल अपर्दन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद के द्वारा घर्षित चट्टानी पदार्थ इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण या घर्षण के द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अपक्षय रही चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता होता है। विभाजक के तौर पे विभाजक जो होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचरण शक्ति समाप्त हो जाती है। निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। अपर्दित स्थल रूप जैसे कि सर्क। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद के द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है।
हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हार्न या गिरिभृंग और सिरेटेड कटक। हार्न या गिरिशृंग और सिरेटेड कटक सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हार्न निर्मित होते हैं। यह 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर आप इन चित्रों में देख सकते हैं। ये क्या है, काल है, कुछ ऊंची उठी है, श्रृंग बोला जाता है, और कुछ यहाँ पे ये अरेत कहलाएगा। कुछ अगर नाली नुमा दिखाई दे रहा होगा तो इसे हम अरेत कहते हैं। यहाँ पे कुछ खाइयों की तरह बना है, इसे निर्लंबी घाटी कहते हैं। सर्क आप देख सकते हैं कि सर्क का निर्माण कैसे हुआ है। ये रुंठित है, रुंठित अर्थात जो भाग इसे उठे होते हैं, नीचे खाई होती तो ये भाग रुंठित कहलाती है। वही अगर मध्यस्थ हिमोड़ है, फिर पार्श्विक हिमोड़ है, हिमानी धौत मैदान, फिर अंतिम हिमोड़ है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक कि उनके तल आपस में मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हार्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीली तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्रायः संभव होता है। अल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। हिमनद घाटी या गर्त। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होता है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती हैं और मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी से खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं। नदी घाटियाँ तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है? निक्षेपित स्थल रूप। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलासम के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। आप इन चित्रों में देख सकते हैं, ये हिमानी धौत मैदान एस्कर है। फिर यहाँ पे कुछ भाग है जिसे हिमानी धौत कहते हैं, एस्कर, कुछ उठे हुए भाग ड्रमलिन, और अंतिम छोल जो होता है ये अंतिम हिमोड़ कहलाएगा। और इसके बाद हिमानी धौत मैदान है, एस्कर है। ये सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। हिमनद के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरता में प्रवाहित होकर के निक्षेपित होता है। ऐसे हिम नदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्रायः स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। हिमोड़ जो है ये हिमनद ट्रिल या गोलाश्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें हैं, और अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें हैं। पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर के घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में
पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल के द्वारा होती है, जो इस जड़ोड़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है और कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं और कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। एस्कर ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रभावित होता है अथवा इसके किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। ये जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर के बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा करके लाती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। हिमानी धौत मैदान हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जड़ोड़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जड़ोड़ पंख भी शामिल हैं, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। नदी के जड़ोड़ मैदान व हिमानी धौत मैदान में अंतर स्पष्ट करें। ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। यह 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो पृच्छ भागों अर्थात जो टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। तरंग व धाराएं तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होता है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं और एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों के द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप तरंग व धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण अध्याय पढ़ें। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। ये हैं स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंची चट्टानें तट, निम्न समुद्र तल व मंद ढाल के अवसादी तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा
नदियाँ जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं और सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर के धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृंग का आकार ले लेते हैं। तरंगों के अस्थायी प्रहार से भृंग शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृंगों के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। समुद्री भृंगी से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृंगों के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम अथवा चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, विलंचली प्रवाह व तरंगे इस अपर्दित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी की शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर के इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बना करके अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल प्रवाह के अतिरिक्त तट रेखा सम चिकनी होती हैं और सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दंदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित आकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंग अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियाँ जो अधिक नदभार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है और पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में हैं। भारत के पूर्वी तट पर निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ें। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाओं व स्थलाकृतियों के संदर्भ में विभिन्न अंतर क्या है? अपर्दित स्थल रूप या भृंगो, वेदिकाएं और कंदराएं तथा स्टैक। ऐसे तट जहां पर अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृंगों व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृंगों की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर के 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफार्म होता है जो समुद्री भृंगों से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफार्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृंग की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृंग के आधार पर रिक्त स्थान बनता है और इसे गहराई तक
खोखला कर देती हैं, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृंग स्थल की ओर हटते हैं। भृंग के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृंग के भाग थे, समुद्री स्टैग कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैग भी अस्थायी अस्थायी आकृतियां हैं, जो तरंग अपर्दन के द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृंग की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल रूप से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंघल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन और टिब्बे। तटों की प्रमुख विशेषता आप यहाँ चित्र में देखे ही थे, सारा चीज़ क्या क्या था इसमें से। ड्रिमथन एस्कर था, हिमानी धौत, ड्रिमलिन, अंतिम पोर, सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब निक्षेपित स्थल रूप पुलिन और टिब्बे। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर तल से नदियों व सरताओं के द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियाँ हैं। कुछ रेत पुलिन जो अस्थायी प्रतीत होते हैं और किसी और मौसम में स्थल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोल सिमिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती हैं। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। रोधिका, रोध तथा स्पिट। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगल की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगल की कटक को अपतट रोधिका कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोधिका कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहाने के सम्मुख बनती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इन्हें स्पिट कहते हैं। शीर्ष स्थल पर एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होता है और रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन में वायु के द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध पुलिन स्तूप मैंग्रोव हैं जो उनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी। मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पवनें। उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंड हो जाते हैं। उस धरातल के ठीक ऊपर वायु मार्ग से हो जाता है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती हैं और इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी
तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि के द्वारा अपर्दन करती हैं। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती हैं। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचा करके घर्षण करती हैं। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक आकार रूप बनाती हैं। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रवाहित होती है, अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवनों के द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि से भी होता है, वृष्टि धोवन से भी होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही होता है से संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप, पेडिमेंट और पदस्थली। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण हुआ उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन, मुख्यतः सरता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है और ये विवर्तनकी के द्वारा नियंत्रित कटानों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृंगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन के द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इनसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदानों में परिवर्तित हो जाता है जिसे पैडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। प्लाया मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। अफवाहन गर्त या तथा गुहा
पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं। छत्रक टेबल तथा पीठ का शैल। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण के द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठका की भांति खड़े रहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप। पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है, अर्थात पवन के द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं और अपने टकराने से अन्य घर्षण को ढीला कर देते हैं, जिसे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा करके ले जा सकते हैं। चूँकि पवनों के द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थ छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। अब बालू टिब्बे। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसे हम बरखान कहते हैं। सीप के आकार का होता है। सीप के आकार का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीप, और ये बरखान होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं ये अनुदैर्घ्य है। क्या है? अनुदैर्घ्य के आकार का है, ये अनुप्रस्थ है और ये पैराबोलिक। बालू टिब्बे के विभिन्न रूप तीर के द्वारा वायु दिशा का चित्रण दिया गया है। ये वायु की दिशा इधर है, ऐसे होने पर ये कुछ अनुप्रस्थ बन जाता है। वायु की दिशा इसकी भी है तो ये इधर से बन गया, इधर से है तो। 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकली होते हैं। 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकले होते हैं बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है उसे हम परवलयिक बालुका टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीप बरखान की ही भांति होते हैं। सीप बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की ये भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आकृति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रूप हो तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित होते हैं
और इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर आप सभी लोग देने का ज़रूर प्रयास कीजिए, 5 क्वेश्चनों का उत्तर। तो इसी के साथ ये लेसन जो है समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जब भी हम अपलोड करें। हम यहाँ पे BPSC TRE 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम क्लास 11th की भूगोल की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो पहली बार आए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे हम नए लेसन में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।